हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हुआ, ठीक है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ, और उसके बाद हम हर एक किंगडम के बारे में, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, ओके, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया, ये सब पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे जिनको क्लासिफिकेशन में कहीं भी जगह नहीं मिली, दैट इज़ द वायरसेस। तो वायरसेस, लाइकेंस, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो एकदम NCERT के सारी चीज़ मैं कवर करूँगी। तो अरस्तु ने एनिमल्स को ठीक है, इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन किया फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन्होंने एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया और प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एनिमल्स का इन्होंने जो डिवीज़न किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस पे। तो उन्होंने एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक इन्होंने ए नाइमा, ठीक है, ए नाइमा, और दूसरा ई नाइमा। ए नाइमा मतलब जहाँ पे नो आरबीसी, जिसमें आरबीसी नहीं है, और ई नाइमा मतलब दैट इज़ द जहाँ पे आरबीसीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन्होंने एनिमल का क्लासिफिकेशन किया। प्लांट का क्लासिफिकेशन उन्होंने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे किया, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। और उन्होंने बताया कि देखिए प्लांट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ प्लांट हर्ब होते हैं, हर्ब आपको पता ही है, कुछ श्रब्स होते हैं और कुछ ट्रीज होते हैं। तो प्लांट को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। आपको पता है हर्ब जो घास होती हैं, श्रब उनसे बड़े जो होते हैं, ट्री और हर्ब के बीच में, उनको हम श्रब्स कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है आपका क्लासिफिकेशन, एकदम सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन शुरू किया था लीनियस ने, ठीक है ना, कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने 2 किंगडम ठीक है, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने। और उन्होंने बताया कि देखिए यहाँ पे 2 किंगडम इन्होंने क्या दिया था, एक एनिमैलिया जिसमें सारे के सारे एनिमल रखेंगे, और एक प्लांटी जिसमें सारे के सारे प्लांट्स रखेंगे, ठीक है, एनिमैलिया और प्लांटी। तो 2 किंगडम सिस्टम में इन्होंने एनिमैलिया और प्लांटी। हालांकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं उसको आप समझ लीजिए। पहली बात तो इन्होंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच को डिफरेंशिएट नहीं किया कि मतलब सब कुछ एक ही में है, प्रोकैरियोट भी एक में है, यूकैरियोट में एक में है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को अलग नहीं किया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग नहीं किया, ठीक है। तो ये सारे इनके ड्रॉबैक्स हैं। दूसरा किंगडम 3 किंगडम, इसके बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, ओके। यहाँ पे हाँ, ये किसने दिया था, हेकेल ने दिया था। किसने दिया था, हेकेल ने। और इन्होंने कहा एक एनिमैलिया हो गया, ठीक है, एक प्लांटी हो गया, ओके, दूसरा प्लांटी हो गया, और तीसरा इन्होंने कहा कि एक मैं और क्या दे देता हूँ, दैट इज़ द प्रोटिस्टा। जो तीसरा इन्होंने क्लासिफिकेशन में दिया, कहा जो तीसरा है प्रोटिस्टा। एक्चुअली प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या कहा, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट होंगे, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट को इन्होंने प्रोटिस्टा में पुट किया, ओके। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 4 किंगडम ये दिया था आपका कोपलैंड ने, ठीक है, कोपलैंड ने दिया था। और इन्होंने जो चौथा किंगडम दिया था वो था मोनेरा। तो इन्होंने कहा देखिए भाई, एनिमैलिया में एनिमल आ गए, प्लांटी में प्लांटी आ गए, प्लांट आ गए, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट आ गया, मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरिया रखे जाएंगे, मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो चौथा जो था, ऐसे ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्ड वाला जो है किंगडम क्लासिफिकेशन के टाइम थर्ड किंगडम में कौन था, तो प्रोटिस्टा। 4th में कौन था, मोनेरा। बाद में मोस्ट एक्सेप्टेबल जो था, मोस्ट एक्सेप्टेबल वो था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम
और ये आया था 1969 में, R.H. विटेकर ने दिया था, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और इन्होंने जो 5वां किंगडम दिया वो था फंजाई, तो फंजाई सबसे लास्ट में है। इन्होंने कहा देखिए मोनेरा हो गया, इनके हिसाब से 5 किंगडम में डिवाइड होना चाहिए सारे के सारे ऑर्गेनिज्म। इन्होंने कहा पहला है मोनेरा, मतलब एक सीक्वेंस के बेसिस पे अगर नहीं मैं बात करूं तो एक हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर एनिमेलिया, फिर प्लांटी और फंजाई। इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेड था। ठीक है, अब देखिए ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें कि इनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था, तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसको किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि ये किस बेसिस पे किया गया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया क्या था, तो पहला था सेल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसके बेसिस किसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ इज द रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, and 5 is the phylogenetic relationship. This is very very important, आपको याद होना चाहिए कि ये 5 ऐसे क्राइटेरिया थे, 5 ऐसे पॉइंट थे जिनके बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा इन सब के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस मतलब ये जो 5 है ना, 5 किंगडम है, तो उनके बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। आज तो माइक लगाया ना मैंने, तो इनके बीच में अब हम डिफरेंस देखने के लिए आप देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है, एक तरफ मैं मोनेरा लिख दे रही हूँ, ठीक है, दूसरी तरफ मैंने प्रोटिस्टा लिख दिया, ओके, तीसरी तरफ मैंने फंजाई लिख दिया, फिर मैंने एनिमेलिया लिख दिया या प्लांटी लिख दिया, और एक तरफ मैंने प्लांटी लिख दिया, या पहले प्लांटी लिख दे रही हूँ, थोड़ा सा आसानी होगी समझने में, और फिर मैंने एनिमेलिया लिख दिया। ठीक है, ये 5 हो गए। अब इनके बीच में जो हम लोग डिफरेंस देखेंगे ना, वो देखेंगे हम लोग सेल टाइप। ठीक है ना, सेल टाइप, सेल स्ट्रक्चर, सेल टाइप, सेल स्ट्रक्चर, और सॉरी सेल टाइप, सेल वॉल। ठीक है, सेल टाइप, सेल वॉल, सेल वॉल, उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके बाद हम देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब आप देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा है। अब एक बात बताओ आप मुझे कि सेल टाइप ये कैसा है। मोनेरा जो होते हैं ये प्रोकैरियोट होते हैं, बाकी सब के सब जो है ना वो यूकैरियोट्स होते हैं। बाकी सब के सब क्या है, यूकैरियोट। भाई मोनेरा, ओनली मोनेरा इज प्रोकैरियोट एंड रेस्ट जो है वो यूकैरियोट है, क्योंकि प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्ड यूकैरियोट है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया में सेल वॉल तो होता है, नॉन सेलुलोजिक है। कैसा सेल वॉल है, वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना है। पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब पॉलीसैकेराइड्स वगैरह जो हैं पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं। ओके, सो आई एम राइटिंग डाउन पॉलीसैकेराइड्स, मतलब ये नॉन सेलुलोजिक है। इसमें भी होता है, प्रोटिस्टा में भी कुछ में प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे प्रोटिस्टा हैं जैसे डाइटम्स है, ठीक है, सिलिका की सेल वॉल है, डिनोफ्लैजिलेट है, सेलुलोज की सेल वॉल है, तो प्रेजेंट इन सम, लेकिन सब में नहीं होते हैं, प्रेजेंट इन सम। ओके, फंजाई में भी होता है नॉन सेलुलोजिक, तो यहाँ भी है नॉन सेलुलोजिक है, और ये किसका बना हुआ है, काइटिन का। प्लांटी में है सेलुलोजिक है,
सेलोजिक है, और यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, एनिमल में सेल वॉल नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बाकी हर जगह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। केवल मोनेरा में, आपको पता है मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये तो यूनिसेलुलर है, ये तो आपको पता है, ठीक है। ये भी यूनिसेलुलर है क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ये मल्टीसेलुलर है, फंजाई जो है सारे फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट इज यूनिसेलुलर, जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर होता है। मल्टीसेलुलर होता है, लूज सेल्स होते हैं, यहाँ पे लूज सेल्स होते हैं। यहाँ पे आपको पता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे एनिमल में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। आर यू गेटिंग? चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो ये कैसे हैं बताइए मुझे। ये ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ दोनों होते हैं। ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, वो ऑटोट्रॉफ हैं, हेट्रोट्रॉफ हैं। प्रोटिस्टा भी कुछ ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा भी। और अगर हम बात करें फंजाई की तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। और इनकी बात करें तो ऑब्वियसली दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। सो इस तरीके से हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के डिफरेंसेस को देख लिया है। आर यू गेटिंग? ओके, अब हम लोग एक एक किंगडम के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे मोनेरा में क्या क्या आ जाते हैं, प्रोटिस्टा में क्या आ जाते हैं, फंजाई में क्या आते हैं, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट मोनेरा। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, तो ध्यान से इस चीज़ को समझना है। मोनेरा में क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। मोनेरा में आ जाते हैं आपके बैक्टीरिया, आ जाते हैं बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। ओके, बैक्टीरिया के शेप के बारे में मैंने कुछ दिन पहले जब मैं सेल पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था, स्फेरिकल है, कॉक्साई है, ठीक है ना, स्पाइरलम है, मतलब स्पाइरल है, स्पाइरियलम है। इसके बाद कॉमा शेप्ड है, विब्रियो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। रॉड शेप्ड है आपका वो बैसिलस हो गया, बात समझ में आ रही है। तो बैसिलस इज द रॉड शेप, स्फेरिकल इज द वी कैन से कॉक्साई इज द स्फेरिकल शेप, स्पाइरलम इज द स्पाइरल शेप, ठीक है, एंड विब्रियो इज द कॉमा शेप्ड। तो शेप वगैरह तो मैंने आपको पहले, यहाँ पे जो है ना सबसे ग्रेटेस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पॉइंट जो आप नीट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा किंगडम है जहाँ पे ग्रेटेस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने मिलती है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब इनमें मोड ऑफ जो मेटाबॉलिज्म है या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, काफ़ी डाइवर्सिटी देखने मिलती है। मतलब ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, ध्यान से समझना है। ऑटोट्रॉफ्स में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है ना। हेट्रोट्रॉफ्स में पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है ना, पैरासाइट्स भी होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं। ये बात को समझ रहे हैं ना, मतलब ग्रेटेस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब मोनेरा में दो आ गए, एक ट्रू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया। तो एक हो गया आपका आर्की बैक्टीरिया और एक हो गया यू बैक्टीरिया। एक हो गया आर्की बैक्टीरिया और एक हो गया यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया हैं, ध्यान से इन चीज़ों को समझना है, ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। जहाँ पे भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, हैर्स कंडीशन है, वहाँ पे पाए जाते हैं। और यू बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, आपके हाथ पे, आपके बॉडी पे, हर जगह प्रेजेंट होते हैं यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया क्यों ये इतने एक्सट्रीम कंडीशन टॉलरेट कर पाते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें ब्रांच्ड लिपिड पाया जाता है। इनकी सेल वॉल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें जो है ना लिपिड का जो लिपिड होती है वो ब्रांच होती है, जिसकी वजह से ये जो एडवर्स कंडीशन है उसको टॉलरेट कर जाते हैं। जैसे ये 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मिथेनोजेंस, तो ये तो शायद मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, मिथेनोजेंस। दूसरे होते हैं हेलोफाइल्स, ठीक है, हेलोफाइल्स।
और तीसरे होते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स। अब देखिए मिथेनोजेंस जो मार्शी एरिया पे पाए जाते हैं, जहाँ दलदल वगैरह होता है वहाँ पे होते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस और कहाँ होते हैं, एक तो हो गया मार्शी एरिया, दूसरा ये हो गया र्यूमन ऑफ कैटल में भी पाए जाते हैं। और ये इसके बेस्ट एग्जांपल है मिथेनोकॉक्सस, हमने मिथेनोकॉकस। और ये बायोगैस प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने अभी आप लोगों को माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ाया था, ठीक है ना। हेलोफाइल्स ये कहाँ होते हैं, जहाँ पे हाई सैलिनिटी होती है, ठीक है। हाई हाई सैलाइन कंडीशन जो भी हो, तो ये क्या होते हैं, हेलोफाइल जो है ना, ये हाई सैलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ये भी एक्सट्रीम, इसका बेस्ट एग्जांपल है हेलोबैक्टीरियम। क्या है, हेलोबैक्टीरियम। इसके अलावा जो थर्मोएसिडोफाइल हैं ये हाई टेम्परेचर और लो पीएच पे पाया जाता है, मतलब एसिडिक कंडीशन पे। जहाँ पे हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन होता है या लो पीएच होता है वहाँ पाए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है थर्मस एक्वेटिकस। याद करिए, ये चीज़ आपको याद आ रही है। इसी का डीएनए पॉलीमरेज को कहते हैं टैक पॉलीमरेज, ठीक है ना। टैक, टी फॉर थर्मस, एक्यू फॉर एक्वेटिकस, जो कि आपके पीसीआर में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, क्योंकि पीसीआर जब हम परफॉर्म करते हैं तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है और हमारा डीएनए वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डीनेचर हो जाएगा उतने हाई टेम्परेचर में। जबकि ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर वाली एरिया में पाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर पाते हैं, इसलिए इनका डीएनए पॉलीमरेज हम पीसीआर में यूज़ करते हैं। सोचिए कितना इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। तो वी कैन से दिस इज ऑल अबाउट द आर्कीबैक्टीरिया। नाउ कम टू द यू बैक्टीरिया। अब अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया की, तो यू बैक्टीरिया में इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। एक तो हमने डिवाइड कर दिया ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है ना, और दूसरा हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब दे कैन सिंथेसाइज दियर ओन फूड, मतलब ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। इनमें भी क्या है, कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मतलब ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड बनाएंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में। और कुछ होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो है किसके, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट, ठीक है, सल्फेट, ओके, एंड फॉस्फेट के ऑक्सीडेशन से अपना फूड या अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। जैसे आपने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, या सॉरी जो आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग, ठीक है ना, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये सब हो गए। जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को आप बीजीए भी कहते हो। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, ये अपना फूड जो है खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, मेरी बात को अच्छे से सुनना है, कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं लाइक नॉस्टॉक एंड एनाबिना, ये फिलामेंटस होते हैं, ठीक है ना, फिलामेंटस। और इनके फिलामेंट्स जो है ना वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फिलामेंट्स जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। मेरी बात समझिएगा, जैसे नॉस्टॉक ऐसा फिलामेंटस टाइप का स्ट्रक्चर आपके बुक में नॉस्टॉक का ऐसे दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, ये इनके चारों तरफ कुछ जिलेटिनस सीट होती है, इनके चारों तरफ कुछ जिलेटिनस म्यूसिलेजिनस सीट होती है, तो ये काफ़ी जो होते हैं म्यूसिलेजिनस दिखते हैं। बात को समझने की कोशिश करना। ये क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे ऑटोट्रॉफ हैं जो हमने आपको बताया था, साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ना, फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन फ्री लिविंग फॉर्म में भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो आपको मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान पढ़ा था कि नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए ऑक्सीजन फ्री कंडीशन चाहिए,
ऑक्सीजन फ्री कंडीशन चाहिए। तो देखिए इस फिलामेंट का ये फिलामेंट का ये वाला जो सेल है, ये वाली जो सेल है, यहाँ पे कुछ थिक वॉल बना लेते हैं ये, और इसी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब आप कहोगे थिक वॉल का मतलब क्या है? देखिए ये थिक वॉल बना लेते हैं ताकि ऑक्सीजन से प्रिवेंट हो जाए, ऑक्सीजन फ्री कंडीशन, इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट का क्या काम है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक्चुअली जो हेट्रोसिस्ट वाली जो सेल होती है वहाँ पे फोटोसिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है। फोटोसिस्टम सेकेंड एब्सेंट है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटो के मतलब वाटर के फोटोलाइसिस से, वो पीएच सेकेंड पे ही प्रोड्यूस होता है। तो हेट्रोसिस्ट एक थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, नास्टाक एंड एनाबिना। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट हम लोग अगर हेट्रोट्रॉप्स की बात करें तो देखिए हेट्रोट्रॉप्स जो हैं वो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अभी हम लोगों ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ा, वहाँ पे हमने देखा कि मिल्क से कर्ड बनाने वाले बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है ना, मिल्क से कर्ड लैक्टोबैसिलस कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ जो है क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम प्रोड्यूस, मतलब ढेर सारे हैं जो कि काफ़ी जो है ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पैथोजेनिक भी होते हैं। तो पैथोजेनिक का मतलब डिजीज़ कॉज करते हैं। डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया में कुछ आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे टाइफाइड, ये बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम है। टाइफाइड के अलावा दिया है आपको यहाँ पे डिप्थीरिया, ठीक है ना, डिप्थीरिया। इसके बाद दिया है सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर। तो देखिए टाइफाइड तो आपको पता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम से होता है, डिप्थीरिया क्लास्ट्रियम डिप्थीरी से होता है, और सिट्रस कैंकर किससे होता है? ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास करके एक बैक्टीरिया है उससे होता है। सिट्रस कैंकर ये नींबू का डिजीज़ होता है, दैट मीन्स कि ये प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज़ कॉज करते हैं बैक्टीरिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैक्टीरिया। आपको पता है कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। तो ये सब क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है। तो अब कुछ डिकम्पोजर्स के बारे में पता ही है आपको कि बैक्टीरिया जो हैं वो डिकम्पोजर्स भी होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वी कैन से हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब हम अगर इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखें, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया में अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन होता है। ये तो सिंपल मैंने बाइनरी फिजन जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा रही थी मैंने बताया था। बाइनरी फिजन का मतलब है एक बैक्टीरिया जो है अपने आप को इस तरीके से दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, फिजन द्वारा होगा। दूसरा अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स भी बनाते हैं, स्पोर के द्वारा यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। कुछ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे पाया जाता है। सॉर्ट ऑफ से मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा भी रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहाँ पे जीन ट्रांसफ़र जैसी प्रोसेस होती है बैक्टीरिया में। डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है, तो वो यहाँ पे बैक्टीरिया में ये प्रोसेस भी होती है। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, मतलब एक जो है जो बैक्टीरिया का जीन है दूसरे में चला गया और बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन को आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैं लिखते जा रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है? ट्रांसडक्शन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से ये जीन इसमें आना है तो ये बैक्टीरियोफेज वायरसेस ये जीन लेके आता है। मतलब ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर वाया द बैक्टीरियोफेजेस, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन भी नाम सुना होगा आपने, ये दोनों बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है और यहाँ से जीन इसमें तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे गैमेट का फ्यूज़न नहीं है। बात समझ में आ रही है? फर्टिलाइजेशन जैसी चीज़ नहीं हो रही है, इसलिए हम इसे एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते। हाँ, जीन एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है। बात समझ में आ रही है? अब एक बैक्टीरिया के बारे में दिया है जो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा
ये स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये हमने शुरू में आपको पढ़ाया भी था। स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये एनारोबिक होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए सारे के सारे, मैं यहाँ पे आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सब कुछ क्वेश्चन है, हर एक लाइन क्वेश्चन बन सकती है। बात समझ में आ रही है? एनारोबिक है और ये प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों में डिजीज कॉज करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में डिजीज कॉज करते हैं। तो ये सारे लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग, सेल वॉल एब्सेंट, एनारोबिक, प्लांट एंड एनिमल। चलिए आ जाते हैं हम लोग दूसरा किंगडम, दैट इज द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कभी भी आपसे कोई कहे तो प्रोटिस्टा क्या है? ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल जितनी भी हैं, जितनी भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उनको हम प्रोटिस्टा कहेंगे। एक्चुअली प्रोटिस्टा को हम लोग मीजोकैरियोट्स भी कहते हैं। मीजोकैरियोट्स, क्यों इसको मीजो कहते हैं एक बार समझ लीजिए। जैसे देखिए अगर हम बात करें, ये प्रोकैरियोट है, ये मीजोकैरियोट है और ये यूकैरियोट है। इसको हम मीजो क्यों कहते हैं? सिंपल सी बात है। देखिए प्रोकैरियोट में आपका हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है ना, हिस्टोन एब्सेंट है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है। यूकैरियोट में हिस्टोन प्रेजेंट है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, जबकि मीजोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे हिस्टोन प्रोटीन कहाँ कहाँ एब्सेंट है, तो आंसर इज नॉट ओनली प्रोकैरियोट, ये मीजोकैरियोट में भी एब्सेंट होता है। तो हम इसको मीजोकैरियोट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या प्रोटिस्टा क्या हो सकते हैं। प्रोटिस्टा प्लांट भी हो सकते हैं, प्रोटिस्टा एनिमल भी हो सकते हैं और प्रोटिस्टा फंजाई भी होते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लांट वाली कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? ठीक है, जो मतलब ऑटोट्रॉफ हैं, ऐसे मैं लिख दूं, जो मान लीजिए प्लांट प्रोटिस्टा, प्लांट वाले में कौन आते हैं। फिर हम देखते हैं एनिमल वाले में जो हेट्रोट्रॉफ हैं वो कैसे आते हैं। मैं लिख दूं यहाँ पे हेट्रोट्रॉप्स के बारे में, हेट्रोट्रॉप्स। और जो फंजाई वाली कैटेगरी में आते हैं वो कौन है? ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉप्स में लिख दूं, जिनमें मतलब पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो प्रोटिस्टा तीनों कैटेगरी में आते हैं। इसमें दो हैं, एक है आपका क्राइसोफाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना एकदम ध्यान से, और दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स या डिनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, चीज़ों को समझते चलिएगा एकदम अच्छे से। क्राइसोफाइट्स में आपके आ जाते हैं ये डायटम्स, डायटम्स और डेस्मिड्स। डेस्मिड्स मतलब गोल्डन एल्गी कहते हैं इसको, गोल्डन एल्गी। ठीक है, डायटम्स क्या है? दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब जो ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, समुद्र के जो ओशियन मतलब महासागर वगैरह होते हैं उनके चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं डायटम्स। वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस या प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यही डायटम्स होते हैं। अब दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि इनकी जो डायटम्स होते हैं, इनकी सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल सिलिका की बनी होती है, सिलिका की होती है। सेल वॉल ऐसे सोप बॉक्स की तरह होती है। सोप बॉक्स समझ रहे हैं, एक दूसरे में से फिट हो जाना। सोप बॉक्स, साबुदानी जो जिसको आप साबुनदानी कहते हो वो होता है, सोप बॉक्स की तरह होता है। क्योंकि ये सिलिका की बनी है तो जहाँ पे डायटम्स होते हैं वहाँ पे ये काफ़ी सिलिका छोड़, जब इनका मतलब डायटम्स की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे काफ़ी सिलिका डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डायटोमेटियस अर्थ। आप देखोगे, आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने बड़े बड़े जो है ना रेत के टीले जैसे दिखाई देते हैं या पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। डायटोमेट्रियस अर्थ या फिर किसल घर भी कहते हैं इसको, किसल घर। तो इनका हम कह सकते हैं ये काफ़ी इनका बेनिफिट, क्योंकि ये ग्रिटी होते हैं, सिलिका के बने होते हैं तो ये ग्रिटी नेचर के होते हैं, तो इनको हम इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है। इनको हम फिल्ट्रेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब फिल्ट्रेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। दूसरा हम इसको पॉलिशिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल एंड सिरप बनाने में भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायटम्स। दूसरा होता है डिनोफ्लैजिलेट्स।
एज द नेम इंडिकेट, जो डिनो मतलब देयर आर टू फ्लैजिला, टू फ्लैजिला, नाम ही है डिनो। एक इनके वॉल प्लेट के लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है, एक ट्रांसवर्स होता है। याद रखना सब एक एक लाइन है, एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक ट्रांसवर्स है। बात को समझने की कोशिश करना है। जो अब यहाँ पे देखिए इनकी जो वॉल है ना सेल्लोज की ही बनी होती है, सेल्लोज की ही बनी होती है, और इनमें काफ़ी पिगमेंट्स होते हैं, वेरियस पिगमेंट्स होते हैं, तो इनके कलर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एक डिनोफ्लैजिलेट है जिसको हम कहते हैं गोनाइलैक्स, गोनाइलैक्स एंड जिम्नोडियम। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड। अब रेड टाइड का मतलब क्या है? एक्चुअली ये सब ओशियंस में पाए जाते हैं, और इनमें ये दो ऐसे डिनोफ्लैजिलेट्स हैं जो कि इनमें रेड पिगमेंट काफ़ी डोमिनेंट होता है। रेड पिगमेंट डोमिनेंट होने की वजह से लाल दिखाई देते हैं, और जब टाइड्स आती हैं तो वो वहाँ पे ये काफ़ी इनकी वजह से वो टाइड पूरी तरह से लाल हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रेड टाइड। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो गोनाइलैक्स एंड जिम्नोडियम कुछ ऐसे होते हैं जो टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं, और ये टॉक्सिन जो अदर एक्वेटिक एनिमल हैं उसको हार्म पहुंचाते हैं, लाइक फिशेस वगैरह के लिए एनिमल को हार्म पहुंचाते हैं, फिशेस वगैरह को हार्म पहुंचाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द वी कैन से प्लांट्स, मतलब जो ये प्रोड्यूसर्स हैं। अब हम देखते हैं फंजाई वाले जैसे होते हैं उनको हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड। क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड्स। जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। सॉरी, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करते हैं। इनकी लाइफ में 2 स्टेज होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें 2 तरीके से होता है। एक जो है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये प्लाज्मोडियम लाइक एग्रीगेट बना लेते हैं, प्लाज्मोडियम लाइक एग्रीगेट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है प्लाज्मोडियम लाइक स्टेज किसके रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, ठीक है। और दूसरा है अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और ये स्पोर जर्मिनेट होके फिर प्लांट ये मतलब बॉडी बना लेते हैं। और ये जो स्पोर हैं वो एयर करंट से डिस्पर्सल होता है इनका, एयर करंट से इनका डिस्पर्सल होता है। तो यहाँ तक बात शायद समझ में आ गई होगी आपको। तो ये हो गया प्रोटो। अब हम एनिमल की बात करें, अगर एनिमल में ऐसे कौन से जो हैं मतलब जो ये हो गए, आप एनिमल में आएंगे प्रोटिस्टा। तो देखिए ये क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड, और अब ये आते हैं इसमें प्रोटोजोअन्स। कौन आ जाते हैं? प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स कई टाइप के होते हैं। एक तो अमीबॉइड, ठीक है, अमीबॉइड में अमीबा हो गया और एंटअमीबा हो गया, ठीक है। अमीबा और एंटअमीबा के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया था डिजीजेज में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में। ये अमीबियसिस या अमीबिक डिसेंट्री कॉज करते हैं। मैकेनिकल कैरियर इसका कौन होता है? हाउस फ्लाई। और इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन, इनको लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे डिवाइड किया गया एक्चुअली। तो लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पे जो है स्यूडोपोडिया होता है। क्या होता है? स्यूडोपोडिया। फिर दूसरा है जिसमें फ्लैजिला होते हैं, उनको हम फ्लैजिलेट्स कहते हैं, ठीक है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रिपैनोजोमा। कौन है? ट्रिपैनोजोमा, जो फ्लैजिलेट होते हैं और ये कॉज करते हैं आपके स्लीपिंग सिकनेस। क्या कॉज करते हैं? स्लीपिंग सिकनेस, ओके। जिसमें सीलिया होता है उनको हम सीलिएट्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल तो पैरामीशियम हो गया ना। और जिसमें आपके लोकोमोटरी ऑर्गन होते ही नहीं है। देखिए इन तीनों में लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, जिसमें नहीं होते हैं इनको हम कहते हैं स्पोरोजोअन्स। और इसमें आपका आ जाता है प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट। कौन आता है? मलेरियल पैरासाइट। बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक ये चीज़ें आपके हो गए प्रोटिस्टा के बारे में। तो आई होप कि चीज़ें आपको सही से समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग बात करते हैं दैट इज़ फंजाई। तो प्रोटिस्टा, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। अब हम फंजाई की बात करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से इस लेक्चर को, इस टॉपिक को, फंजाई वाले टॉपिक को बहुत ध्यान से आपको समझना है। एकदम इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। आप
पूरा जो है ना एकदम अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए देखिए हम लोग फंजाई के बारे में बात करते हैं। आपको पता है ये हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में ग्रो करते हैं, जहाँ पे काफ़ी हॉट ह्यूमिड एरिया, जैसे आपके ब्रेड में जो है ब्रेड ख़राब हो रहा है, आपके संतरे सड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये सब किसकी वजह से? आप रेफ्रिजरेटर में चीज़ों को क्यों रखते हो, खाना को? क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया फंजाई ग्रो कर सकते हैं और ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो अगर हम बात करें फंजाई की, तो पहले हम इसके सारी चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए मैं जितना लिखती जा रही हूँ आप देखेंगे ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलर भी हो सकते हैं, और मोस्टली ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं, ठीक है ना। यूनिसेलर में एक ही है ईस्ट, जो एस्कोमाइसिटीज में आता है ये। मल्टी सेलर में ये कॉलोनियल हो सकते हैं, ठीक है, ये जो है फिलामेंटस हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, ये जो है कैल्प हो सकते हैं, सॉरी मैं क्या बता रही हूँ, फंजाई में कैल्प घुसा दिया, हाँ कॉलोनियल हो सकते हैं और फिलामेंटस हो सकते हैं। तो अगर ये कॉलोनियल है, ठीक है, कॉलोनियल कौन है? अरे यार सॉरी मैं जो है ना मैं क्या सोच रही हूँ, मैं एल्गी पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा बस ये समझ, ये मोस्टली कैसे होते हैं बस इतना समझिएगा आप। सॉरी मुझे लगा मैं एल्गी पढ़ा रही हूँ, है ना, तो वहाँ पे वॉलवॉक्स और स्पाइर वगैरह ये सब चीज़ें ऐड करना था। तो देखिए फंजाई यूनिसेलर और मल्टीसेलर, मोस्टली जो है ये मल्टीसेलर होते हैं और यूनिसेलर केवल ईस्ट होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इनकी जो बॉडी है उसमें रॉड शेप फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं हाइफी। क्या कहते हैं? हाइफी। ऐसे रॉड शेप स्ट्रक्चर को हम हाइफी कहेंगे, और हाइफी के ग्रुप को हम कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं? माइसीलियम। एक हाइफी हो गया और ढेर सारे हाइफी मिलके क्या बनाते हैं? माइसीलियम। अब ये जो माइसीलियम है ना, माइसीलियम या हाइफी, ये क्या हो सकते हैं? सेप्टेट भी होते हैं, मतलब ये ए सेप्टेट होते हैं, ए सेप्टेट हो सकते हैं और सेप्टेट हो सकते हैं। सेप्टेट, ए सेप्टेट अनब्रांच्ड, ए सेप्टेट अनब्रांच्ड और सेप्टेट या ब्रांच्ड। मतलब जैसे ये ए सेप्टेट है, यहाँ पे कई सारे माइसीलियम से जुड़े हुए हैं लेकिन इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ऐसे सेप्टा प्रेजेंट होगा और ये ब्रांच होंगी। तो देखिए जो ए सेप्टेट होगा ना उसमें कई सारे न्यूक्लियस होंगे, वो कई सारे न्यूक्लियस होंगे। जहाँ पे सेप्टा होगा वो यूनी न्यूक्लियर कंडीशन शो करेगा। तो ए सेप्टेट जनरली कैसे होते हैं? सीनोसिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? सीनोसिटिक होते हैं। मोस्टली जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं, फाइकोमाइसिटीज, वो क्या होते हैं? ए सेप्टेट होते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो फंजाई हैं इनके बारे में, अब आपको पता है कि कुछ ऐसे फंजाई हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, इनका भी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, मतलब यहाँ पे फंजाई जो हैं डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ड्रग्स मतलब एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करते हैं, जैसे लाइकेन में फंजाई और एल्गी हो गया। माइकोराइजा हमने अभी अभी आपको पढ़ाया था ना, माइकोराइजा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। माइकोराइजा में फंजाई और हायर प्लांट के रूट के बीच क्या होता है? एसोसिएशन होता है। अब इसमें रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करें, ध्यान से देखना इस चीज़ को, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में तीनों मेथड होता है, एक तो वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल स्टेज, ठीक है ना। देखिए वेजिटेटिव तो सिंपल है, हर जगह फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, अगर हम ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे बडिंग एंड फिजन हो जाता है ना, बडिंग एंड फिजन वगैरह हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन तो पता है, हाइफी टूट गया तो फिर से नया हाइफी बना लेगा, तो ये फ्रेगमेंटेशन की बात हुई। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे ए सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ए सेक्सुअल स्पोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट ए सेक्सुअल स्पोर है कोनिडिया, ठीक है ना। दूसरा है जूस्पोर, जूस्पोर एक ए सेक्सुअल स्पोर है, जूस्पोर मोटाइल होता है। तीसरा है एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर भी ए सेक्सुअल स्पोर है लेकिन ये नॉन मोटाइल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। देखिए जहाँ भी आएगा जूस्पोर, आपको एल्गी में पढ़ने आएगा वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए, जूस्पोर मोटाइल होता है, एप्लेनोस्पोर नॉन। और स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है, ये तीन, ये ए सेक्सुअल स्पोर है। जो सेक्सुअल स्पोर हैं
वो जो जाइगोस्पोर हो गए, जाइगोस्पोर्स, ठीक है, oospores, जाइगोस्पोर्स, oospores, ठीक है, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, इतने। अभी मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगी ना, ऐसा मैंने क्लासिफिकेशन ऐसा करूंगी कि आप उसको बहुत अच्छे से याद रख जाओगे। क्योंकि देखिए आप जब फंजाई का क्लासिफिकेशन करोगे ना तो आप इसको 4 क्लास में बांटते हो, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है ना, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरो। 3 पहले जो ड्यूटेरो में जो है वो सेक्सुअल स्टेज नहीं होता है, तो सेक्सुअल स्पोर्स जो है अभी मैं बताऊंगी आपको। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स। फाइको को 2 क्लास में बांटा जाता है, oomaisities और जाइगोमाइसिटीज। तो oospores और जाइगोस्पोर्स, लेकिन ड्यूटेरो में तो है ही नहीं सेक्सुअल स्टेज, तो वहाँ पे कोई नहीं। तो ये 4 हो गए आपके सेक्सुअल स्टेज। अब देखिए आपको एक पॉइंट ये अच्छे से याद रखना है कि इनका क्लासिफिकेशन, फंजाई का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है। तो इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है, तो पहला है मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ठीक है, पहला मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ठीक है। दूसरा है फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, और तीसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ये आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंजाई का क्लासिफिकेशन इनमें से किसके बेसिस पे नहीं किया जाता। 4 ऑप्शन देखिए आपसे पूछा जा सकता है और इनमें से किसके बेसिस पे किया जाता है। तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन में एकदम अच्छे से आपको यहाँ पे याद रखना है फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे किया जाता है, किसके बेसिस पे नहीं। तो मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम की मार्फोलॉजी कैसी है, फ्रूटिंग बॉडी कैसा है, और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैसा है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, सब एकदम नोट करते रहना है। अब चलिए हम लोग एक एक करके क्लासिफिकेशन करते हैं, एक एक करके क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने फाइकोमाइसिटीज लिख दिया, 4 क्लास में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फाइकोलॉजी कहते हैं एल्गी की स्टडी को, फाइकोलॉजी कहते हैं एल्गी की स्टडी को, इसलिए इसको हम कहते हैं एल्गल फंजाई, ठीक है। दूसरा है आपका एस्कोमाइसिटीज, एस्को मतलब कप या सैक। तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। अब हम देखो इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, एकदम अटेंटिव होके देखना है। फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो, एकदम अटेंटिव होके देखोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करने जा रही हूँ। मैं फाइको को थोड़ा सा बड़ा ले लूँ, क्योंकि देखिए फाइको को फर्दर, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्दर, इसको हम oomaisities और जाइगोमाइसिटीज में डिवाइड कर, 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, oomaisities और जाइगोमाइसिटीज। इसको हम क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई। कॉमनली इसको एग फंजाई कहते हैं, इसको ब्रेड फंजाई कहते हैं, तो इसको मैं नहीं लिखने जा रही हूँ। इसको हम एल्गल फंजाई कहते हैं, इसको हम कप फंजाई कहते हैं, इसको हम ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई, और इसको हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फंजाई इम्परफेक्टाई इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होता है, सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। हाँ, मैं एक चीज़ पढ़ाना भूल गई हूँ, तो वो मैं आपको बता दूँ, मैंने क्या जो है स्किप किया है, तो मैं उसको एक जगह कर देती हूँ, एक जगह मैं उसको लिख दे रही हूँ। देखिएगा, इसको ध्यान से समझना है आपको। जो सेक्सुअल स्टेज होता है ना, सेक्सुअल स्टेज, फंजाई में जो सेक्सुअल स्टेज होता है, सेक्सुअल स्टेज में क्या क्या आता है। पहली चीज़ आती है, मैं इसको मिटा दे रही हूँ ताकि इसको आप समझ सकें। सेक्सुअल स्टेज में पहली चीज़ आती है प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी। दूसरी चीज़ आती है कैरियोगैमी, और तीसरी आती है जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस।
और फिर बनता है स्पोर्स। अब देखिए होता क्या है, सेक्सुअल स्टेज में जो मेल एंड फीमेल, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, जैसे मान लो ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, इन दोनों के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं। क्या फ्यूज करते हैं, पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होता है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, फिर दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, न्यूक्लियाई फ्यूजन। तो न्यूक्लियाई फ्यूजन में N+N हो जाता है, न्यूक्लियाई फ्यूजन हुआ तो ये 2N कंडीशन बन गई, जाइगोट बन गया ना। जाइगोट में देखिए जाइगोट बना, जाइगोट में कैरियो का मतलब न्यूक्लियस हो गया, जाइगोट में यहाँ पे मियोसिस होता है, जाइगोट में मियोसिस होगा तो क्या बनता है, स्पोर्स। तो स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। बात को समझ रहे हो आप? तो देखिए मेरी बात एकदम अच्छे से समझना है आपको, एकदम अच्छे से समझना है। पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हुआ, फिर न्यूक्लियस फ्यूजन हुआ और न्यूक्लियस तुरंत से फ्यूज करके 2N बना लिया और फिर स्पोर बना, मतलब जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस हुआ, फिर स्पोर बना, स्पोर जर्मिनेट करके हाइफी मतलब प्लांट बॉडी बनाएगा, माइसीलियम। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन एस्को और बेसिडियो, एस्को और बेसिडियो, फिर से मैं बोल रही हूँ, एस्को और बेसिडियो, ए बी में यहाँ पे एक स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं डाइकैरियोफेज या डाइकैरियन। अब ये डाइकैरियन क्या है, इसको समझना। किस में होता है, एस्को और बेसिडियो में, एस्को और बेसिडियो। ये क्या होता है डाइकैरियन, आपको समझना है। होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियाई फ्यूजन हुआ तो 2N बना, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियाई फ्यूजन होने के बाद तुरंत बाद जाइगोट नहीं बनता, तुरंत बाद जाइगोट नहीं बनता, तो N+N कंडीशन रह जाती है, एक सेल में N+N कंडीशन रह जाती है, जिसको हम कहते हैं डाइकैरियन। डाई मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो एस्को और बेसिडियो, ड्यूटेरो में तो होना ही नहीं सेक्सुअल स्टेज, फाइकोमाइसिटीज में डाइकैरियोफेज नहीं होता, बाकी एस्को और बेसिडियो में जाइगोट इज नॉट फॉलोड बाई, वी कैन से जाइगोट मतलब वी कैन से कि जो प्लाज्मोगैमी के बाद तुरंत से कैरियोगैमी जब होता है तो जाइगोट तुरंत नहीं बनता, एक लंबा ड्यूरेशन होता है, काफ़ी देर के लिए होता है, जिसमें N+N कंडीशन में सेल रहती है और इसको हम कहते हैं डाइकैरियोफेज। तो कहाँ होता है, एस्को और बेसिडियो में। तो ये सेक्सुअल स्टेजेस के सेक्सुअल स्टेजेस हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इनके बारे में। तो ये एल्गल फंजाई, कप फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, फंजाई इम्परफेक्टाई। देखिए सबसे पहली चीज़ कि केवल एल्गल फंजाई इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सेल वॉल ऐसी फंजाई जिसकी सेल वॉल सेलोजिक है, क्योंकि फंजाई की सेल वॉल तो काइटिन की होती है, बाकी सबकी किसकी है, काइटिन की 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 है। केवल इसी की सेल वॉल कैसी होती है, सेलोजिक होती है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये समझेंगे कि अभी जो हम लोग को एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है, बात को एकदम अच्छे से समझना है, इसका जो माइसीलियम है ना, इसका माइसीलियम ए सेप्टेट है भाई, ए सेप्टेट है, तो ये सिनोसिटिक होगा। कैसा होगा, सिनोसिटिक होगा। बाकी सबके सेप्टेट एंड ब्रांच, ए सेप्टेट अनब्रांच्ड, ए सेप्टेट अनब्रांच्ड, बाकी सबके सेप्टेट ब्रांच्ड, सेप्टेट ब्रांच, सेप्टेट ब्रांच्ड, सेप्टेट ब्रांच्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? फिर हम लोग देख लेते हैं इसमें ए सेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनते हैं। ए सेक्सुअल स्पोर्स को, इनके ए सेक्सुअल स्पोर्स को हम लोग कहते हैं जू स्पोर्स। क्या कहते हैं, जू स्पोर्स एंड एप्लैनोस्पोर्स। जू स्पोर्स ये मोटाइल होते हैं, अभी बताया मैंने, एंड एप्लैनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। देखिए मैंने ऐसा इसलिए पढ़ा रही हूँ ना कि सबकी पॉइंट को मैं कंपेयर कर दिया, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। बस इतना ही पढ़ेंगे, फंजाई तैयार हो जाएगा। तो देखिए एप्लैनोस्पोर, और ये बनते हैं स्पोरेंजियम में। कहाँ पे बनते हैं ये दोनों, स्पोरेंजियम में, मतलब एंडोजिनसली, एंडोजिनसली ये स्पोरेंजियम में बनते हैं, एंडोजिनसली बनते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए इसमें देख लेते हैं। इनके ए सेक्सुअल स्पोर को कोनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनिडिया।
याद रखना, एस्कोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर को कोनिडिया कहते हैं, और ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, प्रोड्यूस्ड इन क्या कहते हैं, हाँ, प्रोड्यूस्ड कोनिडिया कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, हाँ, एक्सोजिनसली ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजिनसली। बहुत अच्छे से समझना कि इनके एसेक्सुअल स्पोर को कोनिडिया कहते हैं, प्रोड्यूस एक्सोजिनसली ऑन जिस माइसीलियम पे ये प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कहते हैं कोनिडियोफोर। तो देखिए ये स्पोरेंजियम में बनते हैं जो स्पोर, ये कोनिडियोफोर्स पे बनते हैं कोनिडिया। तो कोनिडिया कहाँ होते हैं, एक्सोजेनिसली होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में। और यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे भी कोनिडिया है, एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे भी कोनिडिया है। कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, देख लीजिए एकदम अच्छे से। अगर आपसे पूछा जा सकता है एसेक्सुअल स्पोर कहाँ एब्सेंट है, तो बेसिडियो में, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं होता। सेक्सुअल स्टेज कहाँ एब्सेंट है, ड्यूटेरो में। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्सुअल स्पोर। तो देखिए सेक्सुअल स्पोर यहाँ पे oomaइसिटीज में ओ स्पोर्स हैं, जाइगोमाइसिटीज में जाइगो स्पोर्स हैं, मतलब दो यहाँ हमने बता दिया। सेक्सुअल स्पोर oomaइसिटीज और ओ स्पोर और जाइगोस्पोर, ओ स्पोर और जाइगोस्पोर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर। अब मैंने सेक्सुअल स्पोर के बारे में मैं लिख रही हूँ, इसको ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर होता है एस्कोस्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर होता है, और ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है, एंडोजिनसली इन एस्कस, मतलब ऐसे जिस हाइफी में प्रोड्यूस होता है, जिस माइसीलियम में, उसको हम एस्कस कहते हैं। एंडोजिनसली 8 होते हैं ये जनरली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्सुअल स्पोर, ओ स्पोर, जाइगोस्पोर, ये एस्कोस्पोर एंडोजिनसली इन एस्कस, और जिस प्लांट पे, जिस फंजाई में ये प्रोड्यूस होता है, उस फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं एस्कोकार्प। क्या कहते हैं, एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं एस्कोकार्प। तो याद रखना है, कोनिडिया जो है एक्सोजिनसली, एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है। एस्कोस्पोर्स जो है सेक्सुअल स्पोर है, और एंडोजिनसली प्रोड्यूस हुआ है एस्कस में, या एसआई जो आप प्लूरल नंबर लेंगे तो। इसी तरीके से यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर बेसिडियोस्पोर्स है, लेकिन बेसिडियोस्पोर्स जो है ना, बेसिडियोस्पोर्स यहाँ पे एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। एक्सोजिनसली मतलब ये जो है इसके ऊपर बेसिडियोस्पोर, और जिस हाइफी पे एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं बेसिडिया। क्या कहते हैं, जैसे इसको एस्कस कहते हैं, उसको एसो बेसिडिया कहते हैं। और इसकी फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प कहते हैं, बेसिडियोकार्प। एक बार देखिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको ये सब चीज़ें समझने में, लेकिन बहुत आसान हो जाएगा। आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो, बहुत आसानी से समझ सकते हो। अब मैं इसको मिटाऊं, इतना दूर मैं मिटाऊं क्योंकि आगे मुझे और चीज़ें लिखनी है, तो मैं ऊपर ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख रही हूँ, चीज़ों को नोट करते रहना है आपको, चीज़ों को नोट करते रहना। अब देखिए यहाँ पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इसमें सेक्स ऑर्गन ही एब्सेंट है। जब सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो होता क्या है, होता ये है कि इसमें दो वेजिटेटिव सेल अपोजिट स्ट्रेन के आपस में फ्यूज करती है। जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव, दो वेजिटेटिव सेल अपोजिट स्ट्रेन की आपस में फ्यूज करके फ्रूटिंग बॉडी बनाती है। तो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, मतलब एसेक्सुअल स्पोर भी यहाँ पे एब्सेंट है, सेक्स ऑर्गन भी, और यहाँ पे भी तो एब्सेंट ही है, सेक्सुअल स्टेज है ही नहीं। फिर हम लोग देखेंगे अगली चीज़। बताओ यहाँ पे डाइकैरियोफेज है क्या? डाइकैरियोफेज है? नहीं है। यहाँ पे डाइकैरियोफेज है, इसको बेसिडियो में डाइकैरियोफेज है, यहाँ पे नहीं है। कितना आसान है ना, कितना आसान है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से
पढ़ सकते हो। हाँ, एक और चीज़, इनका ऑर्गेनाइज, ये देखिए ये जनरली कैसे होते हैं, मल्टी सेलर, सब मल्टी सेलर। ये यूनी और मल्टी दोनों होते हैं, ये मल्टी, ये मल्टी। यूनी का मतलब इसमें ईस्ट इसी में आता है ना, तो दिस इज़ द ओनली फंजाई जो कि यूनिसेलर होता है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में। और मुझे इसमें क्या ऐड करना है भाई, हाँ अब मैं इसमें एग्जाम्पल लिख देती हूँ इसके, अब मैं इसके एग्जाम्पल सबके लिख दे रही हूँ। देखिए ये जनरली ब्रेड मोल्ड होते हैं, ब्रेड मोल्ड। इसमें आपका आ जाता है म्यूकर, ठीक है, म्यूकर, राइजोपस, ये ब्रेड मोल्ड होते हैं, लिख लेना आप, ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड के ऊपर उगते हैं। और इसमें एल्बुगो करके एक होता है, एल्ब्यूगो, जो पैरासाइट ऑफ ब्रासिका, ब्रासिका का पैरासाइट होता है, सरसों के पेड़ पे पैरासाइट होता है, ठीक है। आइए इसके एग्जाम्पल, एस्को के एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, एस्को के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहली चीज़ ईस्ट हो गया, दूसरा तो पेनिसिलियम हो गया, जो पेनिसिलियम नोटेटम हमने पढ़ा था, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इसी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तीसरा इसमें हो गया आपका एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर पढ़ाया था मैंने, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया आप जानते ही हो, LSD हेल्यूसिनोजन प्रोड्यूस करता है। और ये राई प्लांट का पैरासाइट है, राई, एरगॉट फंजाई कहते हैं, क्या कहते हैं, एरगॉट फंजाई, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया LSD प्रोड्यूस करता है। और न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा आपको पता है, इसको हम कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा जेनेटिकल और बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पे होता है। इसी तरीके से प्लांट में सबसे ज़्यादा बायोकेमिकल और जो जेनेटिकल जो मॉलिक्यूलर एक्सपेरिमेंट होते हैं वो न्यूरोस्पोरा पे होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस से न्यूरोस्पोरा। और कुछ एडिबल होते हैं, एडिबल जिनको खाया जाता है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। बात समझ में आ गई? तो ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसके अलावा बेसिडियोमाइसिटीज़ के मैं कुछ एग्जाम्पल बता दूं आपको। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में कुछ नहीं करना है आपको, इनको हम पफ, इसमें एग्जाम्पल हैं आपके पफ बाल्स, ठीक है, पफ बाल्स। और आपके एग्जाम्पल बेसिडियोमाइसिटीज़, पफ बाल, मशरूम्स, ठीक है ना, मशरूम्स। मशरूम्स में कुछ एडिबल होते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस मशरूम है आपके टोड स्टूल, टोड स्टूल ये पॉइजनस है, टोड स्टूल इज द पॉइजन मशरूम हो गया। इसके अलावा स्मट एंड रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, मशरूम, स्मट, रस्ट। तो इनको हम ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल फंजाई कहते हैं, ये तो आपको पता है। इसमें मशरूम, स्मट और रस्ट आते हैं, मशरूम, स्मट और रस्ट आते हैं। अब आपसे, स्मट एक डिजीज़ है, रस्ट भी एक डिजीज़ है। स्मट हम किसको कहते हैं, देखिए रस्ट हम कहते हैं पक्सीनिया को, रस्ट ऑफ व्हीट कॉज करता है, रस्ट ऑफ व्हीट कॉज करता है, व्हीट रस्ट। और स्मट हम कहते हैं अस्टिलागो को। अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूज हो कि पक्सीनिया और अस्टिलागो में स्मट कौन है, रस्ट कौन है, तो आप US यहाँ पे आ रहा है, स्मट में US उल्टा आ रहा है, देखिए US उल्टा आ रहा है, तो स्मट इज अस्टिलागो, ठीक है, अस्टिलागो क्या है, स्मट है। तो बेसिडियो हो गया। लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में मोस्टली ये कैसे होते हैं, मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो कि डिकम्पोजर्स लीटर वगैरह के डिकम्पोजर्स होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है कोलेटोट्राइकम जो कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करता है, फंगल डिजीज़ है, हमने बताया था आपको रेड लेबल याद करने को, ठीक है। जो वो स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पढ़ा रही थी, तो अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कोलेटोट्राइकम रेड रॉट ऑफ शुगर कोन, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, कुछ तो याद आ रहा होगा, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है साइक्लोस्पोरिन ए, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, याद आया ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंजाई, जिसको आप बहुत ही अच्छे से बहुत कम टाइम में पढ़ सकते हो, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा।
अब अगली चीज़ फंजाई के बाद देखिए, प्लांटी को तो हम लोग जानते हैं भाई, प्लांटी में कुछ पढ़ना है नहीं। प्लांट जनरली हमारे क्या होते हैं, अगर हम प्लांटी की बात कर दें, जल्दी से देख लेते हैं इसको, तो प्लांट जनरली हमारे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों होते हैं, पार्सली हेटेरोट्रॉफ होते हैं। मतलब ये इंसेक्टिवोरस, कौन, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट आपने जैसे नेपेंथीज का नाम सुना होगा। नेपेंथीज में ये इनका हो गया लीफ हो गया, और उसके बाद ये इनका घड़े जैसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, घड़े जैसा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ढक्कन जैसा। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे जैसे इंसेक्ट आते हैं इनको अंदर ये ले लेते हैं, और यहाँ पे इंसेक्ट का मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, मतलब अपना फूड ये बनाते हैं, और ये इंसेक्ट को भी डाइजेस्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ की सॉइल में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है, तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को, नाइट्रोजन के उसको वी कैन से सप्लाई को लेने के लिए इंसेक्ट को डाइजेस्ट, इनका और कोई पर्पज़ नहीं है। गलती वहाँ के इकोसिस्टम की है, गलती एटमॉस्फेयर की है, इनका कोई दोष नहीं है। तो वो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने नेपेंथीज पढ़ा दिया, घटबड़ी जिसको आप कहते हो, ठीक है ना। पिचर प्लांट, पिचर मतलब घड़ा, ठीक है, पिचर प्लांट कहते हैं। इसके अलावा वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया, डायनिया, और ब्लैडर वर्ट जो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, ब्लैडर वर्ट को हम लोग कहते हैं यूट्रिक्लेरिया, यूट्रिक्लेरिया, सन ड्यू, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो दिस ऑल आर द प्लांटी। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते ही नहीं, दूसरे प्लांट पे कंप्लीट पैरासाइट होते हैं, जैसे कस्क्यूटा हो गया। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो ईपीफाइट होते हैं, जो केवल सेल्टर के लिए होते हैं, वो प्लांट से न्यूट्रिशन वगैरह डिराइव नहीं करते हैं, उनको हम ईपीफाइट कहते हैं। जैसे आर्किड वगैरह हो गया, ये हमने आपको पढ़ाया है, आर्किड एंड मैंगो ट्री। और ये एसोसिएशन कैसा है, सी फॉर वॉट, कमेंसलिज्म, जिसमें एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को ना तो बेनिफिट होता है ना तो हार्म होता है, ठीक है। एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल है ही हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। इसमें एनिमल में एक चीज़ आपको याद रखना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, इंजेशन, ठीक है ना। इंजेशन करने वाले हम लोग क्या करते हैं, इंजेशन, जिसको हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक है। अब हम आ जाते हैं वायरसेस, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ पढ़ते हैं। वायरसेस, विरोइड्स, प्रियॉन्स, इन तीनों को देख लेते हैं। पहले इन तीनों को एकदम अच्छे से देखते हैं, मतलब देखने का मतलब है इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। और देखिए वायरसेस की डिस्कवरी को हम लोग बात करते हैं। वायरसेस की अगर हम बात करें तो वायरसेस क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर मतलब यहाँ इनकी बॉडी सेल की नहीं बनी होती है, तो ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि सेल थ्योरी स्लीडन एंड सॉन ने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। हालांकि वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कही जाती है, क्योंकि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी, ऑब्लिगेट मतलब नॉन ऑप्शनल, मतलब जब तक ये होस्ट के अंदर रहेंगे तब तक ही जिंदा रहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होस्ट पे फुल्ली डिपेंडेंट, मतलब जब तक ये होस्ट के अंदर रहते हैं तभी तक जिंदा रहते हैं, होस्ट से बाहर निकाले तो इनकी डेथ हो जाती है। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ए सेलर है ना, लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरसेस कैसे हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब इनकी बॉडी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। वायरसेस की फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी, इवानोवास्की ने, इवानोवास्की ने की थी। टीएमवी मोज़ेक, टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी की थी। तो वायरसेस की डिस्कवरी की थी इवानोवास्की ने, थोड़ा सा मुझे जो है, हाँ 1892 में, और इन्होंने देखा था कि इसको इन्होंने नाम दिया था पॉइजनस फ्लूइड, मतलब जो वायरसेस हैं वो क्या है, पॉइजनस या वेनम, वेनम नाम दिया था, वेनम मतलब पॉइजन, इवानोवास्की। फिर एक साइंटिस्ट थे बिजरनिके, बिजरिनेक करके कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे। इन्होंने देखिए वायरसेस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, वायरसेस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से
फिल्टर हो जाते हैं, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये फिल्टर हो जाते हैं। तो बिजरनिक ने 1898 में ये देखा कि एक प्लांट है, ठीक है ना, उसमें वो वायरल इन्फेक्टेड है, मान लीजिए टीएमवी से उसका इन्फेक्शन है, टोबैको, तो उस प्लांट के पत्तियों को उन्होंने निकाला और उसका जूस बना लिया और उसके बाद उसको बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर में छान दिया और अब जो जूस निकला उसको दूसरे प्लांट से इन्फेक्ट कराया तो इन्फेक्शन हो गया। मतलब इसका मतलब ये है कि वायरसेस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर क्या करता है, बैक्टीरिया को नहीं जाने देता है, बैक्टीरिया को फिल्टर नहीं करता है। तो इन्होंने क्या किया कि एक इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाला और उसको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से छान दिया और जो फ्लूइड निकला उसको उन्होंने दूसरे प्लांट पे इन्फेक्ट कराया तो प्लांट इन्फेक्ट हो गया। तो इन्होंने नाम दिया उस फ्लूइड को, इन्होंने नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, कुछ ऐसे ही था, फ्लूइडम। मतलब ये जो फ्लूइड है वो कैसा है, इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस फ्लूइड। एक साइंटिस्ट थे स्टैनले ने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन किया था वायरसेस का, क्रिस्टलाइजेशन। तो 3 चीज़ें, इवानोवास की डिस्कवरी टीएमबी, और ये टर्म याद रखना है आपको, पॉइजनस फ्लूइड इन्होंने नाम दिया था। बिजरनिके ने ये काम किया था, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से छाना था, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम इसका नाम दिया था, और स्टेनले ने इसको क्रिस्टलाइज किया गया था। अगर हम वायरसेस की बात करें तो अब हम वायरसेस, विरॉन्स, विराइड्स और प्रियॉन्स में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। देखिए वायरसेस की खास बात ये है कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन्स का मतलब यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन्स भी है। न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए है या आरएनए है, ठीक है, आरएनए है। बात किसी वायरस में दोनों नहीं हो सकता, वायरसेस का जीनोम या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन दोनों नहीं होगा। तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत? ओके। हाँ, मैं क्या पढ़ा रही थी, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ ये है कि वायरसेस प्लांट वायरस भी हो सकते हैं, प्लांट डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं, और एनिमल वायरस भी हो सकते हैं, मतलब एनिमल डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। प्लांट डिजीज़ ये वायरसेस जो जनरल वायरस होता है। ऑन द अदर हैंड विरॉइड्स ओनली न्यूक्लिक एसिड होते हैं, यहाँ पे प्रोटीन नहीं होती, और ये ओनली प्लांट वायरस होते हैं, ओनली प्लांट वायरस। मतलब न्यूक्लिक एसिड में भी लो मॉलिक्यूलर वेट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये केवल प्लांट वायरस है, प्लांट में ही डिजीज कॉज करते हैं। ऑन द अदर हैंड प्रियॉन्स में ये ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है, सॉरी ओनली प्रोटीन्स होते हैं, ओनली प्रोटीन्स होते हैं, अनफोल्डेड प्रोटीन होते हैं, ये एबनॉर्मली अनफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, और ये ओनली एनिमल वायरस होते हैं। देखिए याद करना कितना आसान हो गया ना, ये न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन दोनों होते हैं, प्लांट एनिमल दोनों डिजीज कॉज करते हैं। ये केवल न्यूक्लिक एसिड होते हैं, केवल प्लांट वायरस होते हैं, ये केवल प्रोटीन होते हैं, केवल एनिमल वायरस होते हैं। आर यू गेटिंग? इसकी डिस्कवरी की थी टियोडाइनर ने, इसकी डिस्कवरी की थी प्रोजीनर ने। टियोडाइनर ने इसकी डिस्कवरी की थी 1971 शायद है क्या, थोड़ा सा, हाँ 1971। विरॉइड क्यों कहते हैं? अवॉइड मतलब लैक ऑफ प्रोटीन, इसलिए इसको विरॉइड कहते हैं, ठीक है। विरॉइड्स का मतलब लैक ऑफ प्रोटीन्स। टियोडाइनर, और यहाँ पे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज एक विरॉइड के द्वारा कॉज किया गया डिजीज है, ओनली प्लांट, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। प्रियॉन्स के द्वारा जो डिजीज कॉज होता है मोस्ट कॉमन क्या है? बोआइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलाइटिस। बोआइन मतलब कैटल में होने वाला, स्पॉन्जीफॉर्म मतलब स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलाइटिस का मतलब है उनके ब्रेन में छेद हो जाते हैं, ठीक है ना, स्पॉन्ज जैसा हो जाता है, तो वो पागल हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज। एनिमल, ये तो हो गया कैटल में। एनिमल की अगर हम बात करें
तो क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज ये एनिमल में होता है। और एनिमल में और क्या होता है, कुरू डिजीज होता है जिसको हम लाफिंग डेथ कहते हैं, लाफिंग डेथ। सब पागलपन है, सब पागलपन है, सब एकदम एक तरफ से। और अल्जाइमर डिजीज सब ब्रेन के ही जो है, ब्रेन के ही डिसऑर्डर्स हैं। अल्जाइमर डिजीज मैन में, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज, कुरू डिजीज, और ये कैटल में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट द विरॉइड्स, वायरसेस एंड प्रियॉन्स। लास्ट आपकी बुक में लाइकेन के बारे में दिया है, तो आपको पता ही है लाइकेन में क्या है, एक म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, जो एल्गल पार्टनर है उसको हम फाइकोबायोंट कहते हैं, जो फंगल पार्टनर है उसको हम माइकोबायोंट कहते हैं। एक बात याद रखना, एल्गल पार्टनर में मोस्टली दो एल्गी बहुत ज़्यादा होती है, एक तो क्लोरोफाइसी और दूसरी साइनोबैक्टीरिया, क्लोरोफाइसी और साइनोबैक्टीरिया। फंजाई जो इसमें मोस्ट कॉमन फंजाई होते हैं वो एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ के फंजाई होते हैं। अब आपको पता है फंजाई क्या करेंगे, बताओ। फंजाई सरफेस अब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, हाइफी होता है ना उसमें, और ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके प्लांट को देंगे, और एल्गी फोटोसिंथेसिस करके उसको भोजन देगा। यही है। लाइकेन्स जो है पोल्यूशन का इंडिकेटर है, ये हमने आपको बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, तो ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एक एक दिन में, एक एक लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगी। फिर मार्फोलॉजी, एनाटॉमी जल्दी से खत्म कर दूंगी, तो जल्दी से 2-3 दिन में आपके सारे लेक्चर में खत्म कर दूंगी। ओके।